नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य एक बार वापस से सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिलकर करेंगे पेपर नंबर 839 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। प्यारे दोस्तों, हमें ग्रामर की कोई एरर फाइंड आउट करनी है, अगर कोई है तो। पढ़ते हैं। He has grown up a handsome young man admired by everyone who knows him। यानी वो बड़ा होकर एक खूबसूरत नौजवान के रूप में खूबसूरत नौजवान बदल गया है जिसकी हर कोई बुरी बुरी प्रशंसा करता है। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ग्रोन अप आया हुआ है। ग्रोन अप के बाद में डायरेक्ट अ हैंडसम यंग मैन आ गया। भाई बड़ा होकर, पहले बच्चा था, अब बच्चा था तो बड़ा होकर एक हैंडसम यंग मैन बन गया, यानी बच्चे से वो एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। वो तो जब एक चीज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती है, या व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, एक रूप से दूसरे रूप में आता, वहाँ इनटू का यूज होता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ग्रोन अप इनटू का यूज होगा। ठीक है, ग्रोन अप इनटू अ हैंडसम यंग मैन। बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस सेंटेंस में भी हमें ग्रामेटिकल एरर ही देनी है प्यारे दोस्तों। He has shattered his neighbor's window by purpose। उसने अपने पड़ोसी की खिड़की को जानबूझकर तोड़ दिया है, शैटर्ड कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जानबूझकर, ये जो है ना बाय पर्पज, इसको जानबूझकर को बाय पर्पज नहीं कहते, ऑन पर्पज कहते हैं। ठीक है, तो बाय की जगह ऑन का यूज होना चाहिए था। ऑन पर्पज, इंटेंशनली। और इसका मतलब होता है, ऑन पर्पज का मतलब होता है इंटेंशनली। इंटेंशनली, ठीक है, यानी इरादतन रूप से। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाय की जगह अपन ऑन करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। जो रिक्त स्थान है उसमें हमें उचित शब्द को भरना है। पढ़ते हैं। आई सॉ द स्मोक, कॉमा, आई रियलाइज देयर वाज अ फायर इन द वुड्स। अब इसका मतलब है स्कैर्सली, मतलब मुश्किल से, ऑल्दो, यद्यपि, अनलेस, जब तक कि नहीं, और एज सून एज, जैसे ही। जैसे ही मैंने धुआं देखा, मुझे एहसास हुआ कि जंगल में आग लग गई। व्हाट्स मतलब जंगल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर एज सून एज का यूज होगा। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, वापस से इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सही वर्ड को, उचित शब्द को यहां सेट करना है। Our professor speaks English with a dash Oriya accent। ये हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं वो इंग्लिश बोलते हैं ओरिया एक्सेंट के साथ में। उड़ीसा का जो भाषा होती है उड़िया, उस एक्सेंट के साथ में। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमारे सामने हैं। वाइड स्प्रेड, इसका मतलब होता है व्यापक, जो फैला हुआ तो बड़े पैमाने पर। वॉगिश, वॉगिश का मतलब होता है जो चलन में हो, फैशन में हो, यानी चलन में। प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है स्पष्ट, और रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय। ठीक है। तो अब हमारे प्रोफेसर साहब इंग्लिश ओरिया एक्सेंट में कैसे बोलेंगे? एकदम स्पष्ट लहजे में। उनका लहजा कैसा है? स्पष्ट है इंग्लिश बोलते समय। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। यानी जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है, भाग है, इसको हमें तब चेंज करना है, इंटरचेंज करना है किसी दूसरे वर्ड से। और अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें बी पे ऑप्शन क्लिक करना है। पढ़ते हैं। कैन यू एडवाइज टू मी ऑन दिस मैटर। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, यहाँ पर कैन है
और कैन के बाद में हमें वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पर एडवाइस किसके रूप में आया है? नाउन है, क्योंकि हम देखते हैं एडवाइस एक यूसीएन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसकी जो वर्ब होती है वो ये होती है एडवाइज होती है। इसमें सीई आता है तो इसमें एसई आता है। तो मॉडल के बाद में, कैन के बाद में मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए और वो क्या होगी? एसई वाली होगी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? कैन यू एडवाइज मी। ठीक है, एडवाइज टू मी नहीं होगा, डायरेक्ट एडवाइज ही होगा। ठीक है, चलते हैं, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हमें जो अंडरलाइन किया वो सेगमेंट है, उसमें सही विकल्प पढ़ना है, करेक्ट आंसर में देखना है। देखते हैं, मैनी ए पर्सन। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैनी के बाद ए पर्सन आया हुआ है। अब ए पर्सन में मतलब सिंगुलर की बात है। ठीक है, अब सिंगुलर है तो आर तो कैसे आ जाएगा? तो यानी ये बी भी खत्म हो गया, क्योंकि नोन परमानेंट तब आता जब ये ठीक होता। आर यहाँ पर ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन सी हमारा बच गया। क्योंकि इधर देखिएगा सामने, मैनी के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, डायरेक्ट मैनी के बाद में। डायरेक्ट मैनी के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और मैनी के बाद यदि ए लग गया तो यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ड आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहां पर मेरी जो वर्ब आने वाली है मैनी के बाद में पीसीएन आने पर, वो वर्ब भी मेरी कैसी होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल मेन वर्ब। और मैनी ए के बाद में, इस ए का ही सारा खेल है, ए के कारण ही यहाँ पर सिंगुलर आया है, तो वर्ब भी मेरी कैसे होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर मेन वर्ब। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें एक्टिव दिया हुआ है, हमें पैसिव ढूंढना है, पैसिव सेंटेंस ढूंढना है। Was शशि रियली एंजॉइंग द गेम? क्या वास्तव में शशि खेल का आनंद ले रही थी? ठीक है, अब देखो was के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, तो क्या शशि गेम को एंजॉय कर रही थी? इसका हिंदी में पैसिव क्या बनेगा? क्या शशि के द्वारा गेम को एंजॉय किया जा रहा था? ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, गेम मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो was द गेम रियली बीइंग एंजॉयड बाय शशि। दूसरा है, देखो हैज और हैड तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर हैज हैव हैड होता तब इन दोनों का यूज होता। was वर आया मतलब was वर में जाएगा। तो was the game really being enjoyed by शशि? was the game really enjoying by शशि? नहीं, यहां पर देखिए पैसिव बनाते समय बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए, और वो हमारे पास ऑप्शन ए में ही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म। हमें इनडायरेक्ट देना है ना, ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का, पॉलिन सेड टू कॉर्नेलियस, कि पॉलिन ने कॉर्नेलियस से कहा, विल मिस्टर विंसेंट बी कमिंग फॉर डिनर ऑन थर्सडे इवनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा डायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अब यहां पे डायरेक्ट सेंटेंस का जो अंदर वाला इन्वर्टेड कॉमा का भाग है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो विल से यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, एक मॉडल से शुरुआत हो रही है। और अगर मॉडल से शुरुआत हो रही है मतलब दोनों सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाते समय जोड़ा जाएगा वो इफ या वेदर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, बाकी सेड टू आपका आज में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं, पॉलिन वांटेड टू नो, पॉलिन टोल्ड, पॉलिन सेंट टू। अब देखो यहां पर टोल्ड और सेड ये दो मैंने शक के दायरे में, एक बार पढ़ लेते हैं इनको। पॉलिन टोल्ड कॉर्नेलियस दैट, अब देखो यहां पर टोल्ड आ गया फिर दैट आ गया, यानी ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अंदर मेरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट मतलब इफ या वेदर ही मुझे देखना है।
इसको देख लेते हैं सेट टू को, या सेट टू का सेट टू आ गया, कोई बात नहीं, एक बार वापस देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विल डायरेक्टली डाल दिया गया, ठीक है, और शुरुआत में डाल दिया गया, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसको देखते हैं एक बार। पॉलिन आस्क्ड कॉर्नेलियस इफ मिस्टर विंसेंट वुड बी कमिंग फॉर डिनर ऑन थर्सडे इवनिंग। पॉलिन वांटेड टू नो फ्रॉम कॉर्नेलियस इफ मिस्टर विंसेंट इज कमिंग। यहां तो विल है, यहां इज कमिंग आ गया, यानी ये भी मेरा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सेट टू को किस में कन्वर्ट किया, आस्क्ड में, और दोनों सेंटेंस को जब ज्वाइन किया तो किससे किया, इफ से। तो जब इफ और वेदर बीच में आ जाएगा तो सब्जेक्ट पहले आ जाता है, और यहां पर विल था तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि यहां पर आस्क्ड है, ठीक है। तो इन तीन कारणों से मेरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं, हमें इनका सही क्रम बताना। आइए पढ़ते हैं। Then I took him by the hand and led him across the street. तब मैंने उसका हाथ पकड़कर रोड के उस पार ले गया। I was going to the market when I saw a blind man trying to cross the road. जब मैं बाजार जा रहा था मैंने देखा एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति, दृष्टिबाधित व्यक्ति रोड पार करने की कोशिश कर रहा है। He expressed his gratitude. उसने अपना आभार व्यक्त किया with folded hands, हाथ जोड़कर। I walked across to him. मैं उस पार, रोड के उस पार उसके पास गया। अब देखिए यहाँ पे देन से स्टार्ट, देन मतलब उसके बाद, यानी इससे पहले कोई ना कोई एक्शन जरूर हुआ होगा, यानी पी से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती, यानी ये तो नहीं आएगा, ठीक है। He expressed his gratitude with folded hands. उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। अरे भाई डायरेक्ट धन्यवाद थोड़ी दे देगा, कोई ना कोई काम किया होगा उसके बाद उसने धन्यवाद दिया होगा, यानी आर से भी नहीं आएगा, यानी ए भी खत्म हो गया। आई वॉक्ड अक्रॉस टू हिम, ठीक है ना। अब एक बार क्यू और एस को पढ़ते हैं। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। अब देखो यहाँ पर क्यू में एक अंधा आदमी रोड पार करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मैंने किसी को देखा कि कोई रोड पार करने की कोशिश करेगा, अंधा व्यक्ति, और मैं रोड के इस तरफ हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसके पास जाऊंगा। तो यानी ये जो एस है क्यू के बाद आएगा, यानी एस से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो शुरुआत किससे होगी, क्यू से। नंबर 1 क्यू आ जाएगा, उसके बाद में मेरा एस आएगा, क्योंकि मैं पहले देखूंगा कि कोई अंधा व्यक्ति रोड पार करने की कोशिश कर रहा है, फिर मैं उनकी मदद के लिए उसी पार चला जाऊंगा। तो क्यू के बाद में एस आ गया, वो मेरे पास सिर्फ एक में है, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। दोस्तों हमें विलोम शब्द देना है, उल्टा ओपोजिट देना है कुछ। सर्विलांस, सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी, ठीक है ना। अब निगरानी का उल्टा, एक बार इन सभी वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। एंड्योरेंस मतलब हो जाता है सहनशीलता, सहने की शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति लिख लेते हैं इसको अपन, ज्यादा बेहतर रहेगा, सहन शक्ति, ठीक है। सॉब्रिटी का मतलब क्या होता है, संयम। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, नजरअंदाज करना या अनदेखा करना। ठीक है। और विजिलेंस का मतलब क्या होता है, सतर्कता, वही निगरानी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर कोई आदमी अगर बड़ी निगरानी रख रहा है, सतर्कता रखता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, कोई नजरअंदाज कर रहा है, उस काम को किया नहीं जा रहा है, अनदेखी की जा रही है उसकी। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यस, अब इस क्वेश्चन में मुझे दिए गए वर्ड का सिनोनिम देना है, यानी उसका सेम वर्ड मुझे देना है। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, पूर्वाग्रह,
ठीक है ना, यानी कोई भी जो कि किसी सोच विचार से पहले से ही अपने दिमाग में रख के चलता हो कि नहीं ये चीज़ ऐसी है ना, और किसी के बात को, किसी के विचार को अपने विचारों में जगह नहीं देना क्योंकि हमने पहले से उसको वैसे मान के रखा, उसको प्रेजुडिस कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन सभी वर्ड्स के मतलब। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, किसी का पक्ष नहीं लेना, पार्शियलिटी नहीं करना, निष्पक्षता। ठीक है, और बायस का मतलब भी वही होता है, पूर्वाग्रह। ठीक है, जस्टिस मतलब न्याय, और प्रेजुडियल का मतलब होता है प्रतिकूल। तो यानी अगर सिनोनिम मांगा जाएगा ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में मुझे सिनोनिम ही देना है। ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है? धनी, अमीर। ठीक है, इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है गरीब। इकोनॉमिक का मतलब होता है किफायती, मितव्ययी, किफायती जो बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करता हो, मितव्ययी। डिप्रेस्ड मतलब तनावग्रस्त कह सकते हैं अपन। और एक होता है सम्पचुअस। सम्पचुअस मतलब वैभवशाली। और वैभवशाली कौन व्यक्ति होगा? जिसके पास में धन संपदा सब हो, वैभव वही तो होगा। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाता ऑपुलेंट के लिए। बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमैटिकली कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस। यानी कोई इडियम मेरे पास है, ठीक है ना, ये इडियम मेरे पास है। इडियम है पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। ठीक है, इसका मतलब मुझे देखना है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, डोंट इन्वेस्ट इन लॉस मार्केटिंग मेकिंग propositions, don't concentrate all your resources in one place, don't share your wealth with others, don't buy too many things at one time। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि सभी अंडों को एक ही बास्केट में, एक ही टोकरी में मत रखो। तो इसका कहीं ना कहीं बात यही कह रहा है कि डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑल योर रिसोर्सेज एट वन प्लेस, यानी अपने सभी संसाधनों को एक ही जगह पे ना रखो। इसको कहते हैं कि अपने सभी अंडों को एक जगह, एक टोकरी में मत रखो। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड, अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें वन वर्ड दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है। ये इसका हमें वन वर्ड हमें देना है। शॉर्ट लिव्ड और क्विकली फेडिंग अवे, यानी जो बहुत जल्दी ही फेड हो जाता है ना, बहुत कम समय के लिए जो रहता है, क्षणिक जिसे कह सकते हैं, उसको कहते हैं अपन एवानेसेंट। एवानेसेंट का मतलब होता है क्षणिक, जो कि कम समय के लिए होता है। अगले शब्दों का अपन देखते हैं, तो अगले वर्ड्स का मतलब है फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस। फ्लूक का मतलब होता है कोई अचानक से घटने वाली घटना, आकस्मिक घटना। और एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के दिया गया भाषण, a speech being delivered without preparation। ऐसा भाषण जो कि बिना तैयारी के दिया गया है ना, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है एवानेसेंट। अगला क्वेश्चन अपना, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली चाहिए मुझे, तो ट्रेड्यूस सही है, फर्दर ठीक है, फार्दर भी ठीक है, फैब्यूलस की स्पेलिंग गड़बड़ है। फैब्यूलस में क्या होगा? फैब्यूलस, LOUS। यहां पर यू तो आ गया, लेकिन यू के पहले ओ का यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, फैब्यूलस हो जाएगा। यहां पर एक नया वर्ड हमारे सामने आया है, ठीक है,
ट्रेड्यूस, इसका मतलब क्या होता है? बदनाम करना। ठीक है, फर्दर मतलब आगे, माफ करें, फर्दर मतलब आगे, और फार्दर मतलब ज्यादा दूर, ज्यादा दूर। ये फार की कंपैरेटिव डिग्री है, ये फार, फार्दर, फारदेस्ट। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे। ओके, अब हमारे सामने एक क्लो टेस्ट आ रहा है, आइए इसको पढ़ते हैं और इसके आंसर देते हैं। लुइस ब्रेल was a French educator and the inventor dash a system of reading and writing for the visually impaired। या लुइस ब्रेल एक फ्रांसीसी एजुकेटर था, ठीक है, एक शिक्षक था, और आविष्कार करता था किसका? पढ़ने और लिखने का, एक पढ़ने लिखने की एक जो सिस्टम है, व्यवस्था है, किन के लिए? विजुअली इंपेयर्ड, दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो पढ़ने लिखने का सिस्टम है, ब्रेल लिपि, उसका आविष्कार करता था। तो देखिए यहां पर किसका यूज होगा? ऑफ का। क्यों? क्योंकि यहां पर ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। नाउन को नाउन से जोड़ने के लिए किसका यूज होगा? ऑफ का। इन्वेंटर ऑफ अ सिस्टम, यानी व्यवस्था का आविष्कार करता था। बढ़ते हैं आगे। His system dash virtually unchanged to date and is known worldwide simply as Braille। यानी उसकी जो व्यवस्था है वो आज दिनांक तक भी क्या है? अनचेंज्ड है। तो कैसी है? जो चीज अभी तक भी बरकरार रहे, पहले भी वैसी थी और आज भी बरकरार है, तो उस बरकरार रखने को क्या बोलते हैं? रिमेन्स आ जाता है, कि उसकी व्यवस्था, ये जो ब्रेल लिपि थी, आज की दिनांक तक भी बरकरार है और पूरी दुनिया में ब्रेल के नाम से जानी जाती है। ब्लाइंडेड डैश बोथ आईज, तो ब्लाइंडेड डैश बोथ आईज, तो ब्लाइंडेड इन, दोनों ही आंखों से अंधे होने पर, एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्ली चाइल्डहुड, as a result of early childhood dash Braille mastered his disability while still a boy। अब देखो, जब वो बचपन में ही था, बहुत ही छोटा था, तब उसके साथ में ऐसा क्या हो गया कि इसकी दोनों आंखें चली गई? कोई अवसर, कोई योजना, कोई प्रोविजन के आधार पर, या कोई एक्सीडेंट में। यानी उसकी आंखें बचपन में किसी दुर्घटना में क्या हो गई थी? दोनों आंखें चली गई। लेकिन ब्रेल मास्टर्ड हिज डिसेबिलिटी, लेकिन ब्रेल ने क्या किया? लुइस ने क्या किया? अपनी इस असक्षमता को, इस कमी पे मास्टरी की, वाइल स्टिल अ बॉय, लड़का होते हुए, लड़के रहते हुए, ही मतलब जवानी के समय में, ही डैश एट स्कूल एंड रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप टू द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ। ही क्या किया उसने? रिकॉर्डेड, टैलेंटेड, स्किल्ड या एक्सेल्ड? ही एक्सेल्ड मतलब शानदार प्रदर्शन किया। ही एक्सेल्ड एट स्कूल, यानी उसने अपने स्कूल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, एंड रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप, और उसको एक स्कॉलरशिप मिली रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ की तरफ से। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, हमारे पास वापस से 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस है, हमें सही क्रम देखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। However, birth rate, death rate and migration are equally important factors in understanding the overall pattern of population change। लेकिन जन्म दर, मृत्यु दर और पलायन, माइग्रेशन मतलब पलायन, आर इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण कारण है इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। यानी जनसंख्या परिवर्तन का जो ओवरऑल पैटर्न है उसको समझने में। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, और इस चेंज को, इस परिवर्तन को 2 तरह से जाहिर किया जा सकता है।
Population growth refers to the change in the size of a country's population over a period of time. यानी जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य है किसी देश की चेंज इन द साइज ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, किसी देश की जनसंख्या की जो साइज है, आकार है, उसमें परिवर्तन आ जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में। फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, पहला एक एब्सोल्यूट निश्चित संख्या के आधार पर, और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, और दूसरा है प्रतिशत के परिवर्तन के आधार। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने के बाद समझ में आया कि पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही, यानी आर नंबर 1 होना चाहिए मेरा कि जनसंख्या वृद्धि, इसका ये मतलब होता है। लेकिन अब ये कह रहा है कि अब देखो रेफर्स टू द चेंज, जनसंख्या वृद्धि एक चेंज की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि यह परिवर्तन दो तरह से, ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द चेंज, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि वो परिवर्तन है, यानी यहाँ पर परिवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नाउन आ गया, पहली बार आया चेंज नाम का वर्ड। अब ये सेकंड नंबर पे मेरा क्यों आना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, दिस चेंज, यह परिवर्तन दो तरीके से बताया जा सकता है। और दो तरीके से कैसे बताएगा? अब नंबर 1 देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, तो क्यू के बाद में फिर 3 नंबर पे ऐसा आ जाएगा, और अंत में कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, तो आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देखते हैं दोस्तों आगे। Select the word which means the same as the group of words given. A doctor who treats skin diseases, यानी ऐसा डॉक्टर जो कि त्वचा रोगों को ठीक करता है, त्वचा रोग विशेषज्ञ, क्या कहते हैं उसको, डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों के लिए, आंख विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय विशेषज्ञ, और ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट दोस्तों एक तो होता है डेंटिस्ट है जो कि दांतों को चेक वेक करता है, उसका बीमारियों दूर करता है। एक होता है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है, जो दांतों को सही आकार देता हो। आपने देखा होगा कई लोगों के दांतों पर ब्रेसेस लगे होते हैं, तार वार बंधे होते हैं, वो ऑर्थोडोंटिस्ट का ही काम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ओके, दिस इज स्ट्रिक्टली डैश बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। अब देखो ये कह रहा है कि ये सख्त रूप से डैश है, लेकिन निकट भविष्य में कंपनी में और भी परिवर्तन होने वाले हैं। ठीक है, देखिए ऑफ द रेल का मतलब क्या होता है? ऑफ द रेल का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर, नियंत्रण से बाहर। ऑफ द मार्क निशाना चूक जाना, निशाना चूकना, ये इडियम्स है सब। ऑफ की बेसुरा, और ऑफ रिकॉर्ड गुप्त रूप से या गोपनीय रूप से। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कह रहा है कि दिस इज स्ट्रिक्टली डैश, लेकिन भविष्य में कुछ परिवर्तन होने वाले। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि यार क्या होने वाला आगे कंपनी में, तो उसने कहा कि देखो ये है तो गुप्त चीज, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि भविष्य में कुछ परिवर्तन जरूर होने वाले। ठीक है, इसलिए क्या है चीज, ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब गोपनीय रूप से है, कॉन्फिडेंशियल है। बढ़ते हैं आगे। ब्लोटेड,
ब्लोटेड का हमें क्या चाहिए, एंटीनम चाहिए। ब्लोटेड मतलब थोड़ा सा फूला हुआ सा, है ना, ब्लोटेड मतलब फूला हुआ सा, और फूला हुआ को उल्टा क्या हो जाएगा, डिफ्लैटेड, चपटा हुआ एकदम। कहते हैं ना टायर मेरा फ्लैट हो गया, तो फ्लैट मतलब क्या हो गया, हवा निकल गई और बराबर सा हो गया, चपटा सा हो गया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं लास्ट। यस, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, पार्टिकल, डिसर्न, नर्चर, कंसाइज। यस, आप देख लीजिए अगर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड की बात आ रही है तो कंसाइज, कंसाइज की स्पेलिंग में CISE आता है, CISE आता है, ना कि कंसाइज, SIZE आता है। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहाँ पर हमने क्या, पेपर नंबर 839 का सोल्यूशन। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी नए वर्ड्स आपके सामने आए हैं आज, उन सबको नोट डाउन कीजिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि इंसान और शब्द कभी भी काम आ जाते हैं और कंपटीशन में सारा गेम आदत का। अगर आपकी हैबिट बनी हुई चीज़ होगी तब आप क्वेश्चन को शीघ्र डील कर जाओगे, अदरवाइज फिर वो दिक्कत खड़ी कर देगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।